नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो शायद हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बड़े भाई साहब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि किताबी ज्ञान और जिंदगी के तजुर्बे के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। कहानी के दिल में हैं ये दो भाई। एक तरफ हैं 14 साल के बड़े भाई साहब, जो एक मिसाल बनने के बोझ तले अपना बचपन जैसे भूल ही गए हैं और हर वक्त किताबों में गुम रहते हैं। और दूसरी तरफ है उनका 9 साल का छोटा भाई, जो हमें ये कहानी सुना रहा है। उसकी दुनिया तो खेल कूद, कंचे और पतंगों से भरी हुई है। मतलब एक फर्ज के बोझ तले दबा है तो दूसरा आज़ादी की उड़ान भर रहा है। और बस यहीं से शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी। एक तरफ है उसूल और अनुशासन, तो दूसरी तरफ है मस्ती और मनमौजीपन। चलिए देखते हैं कि ये दो दुनियाएं एक दूसरे से टकराती कैसे हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। बड़े भाई का स्वभाव कैसा है? गंभीर, पढ़ाकू और वो रटने वाली विद्या पर ही जोर देते हैं। उनकी रणनीति, वो कहते हैं बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, इसलिए 1 साल का काम 2 साल में करते हैं। और छोटा भाई एकदम चंचल, खेलकूद का शौकीन, उसकी कोई खास रणनीति नहीं है, बस परीक्षा से ठीक पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है। पर नतीजा देखिए, बड़ा भाई लगातार फेल होता है और छोटा भाई हर बार क्लास में फर्स्ट आता है। और यही नतीजा हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, किताबें बनाम जिंदगी। क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना है? प्रेमचंद यहाँ उस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हैं जो रटने को ही ज्ञान समझ बैठता है। और ये ग्राफ देखिए, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि छोटा भाई अपनी पढ़ाई से क्लास का फासला तो कम कर लेता है, 3 क्लास से घटकर सिर्फ 1 क्लास का अंतर रह जाता है। लेकिन एक फासला है जो कभी नहीं मिट सकता, और वो है उम्र का, यानी अनुभव का। 5 साल का फासला। तो बात साफ है, डिग्रियां और कक्षाएं तो करीब आ सकती हैं, पर अनुभव का अंतर अपनी जगह कायम रहता है। बड़े भाई साहब एक एकदम परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह 6 बजे उठना, फिर अंग्रेजी, गणित, इतिहास, सब कुछ। लेकिन हकीकत क्या है? मैदान की वो हरियाली, हवा के हल्के झोंके और वॉलीबॉल का खेल उसे अपनी तरफ खींच ही लेता है। मतलब टाइम टेबल बना लेना एक बात है, पर उस पे चल पाना बिल्कुल दूसरी। बचपन का जो आकर्षण है वो अक्सर कागजी नियमों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। कहानी में हमारी शिक्षा प्रणाली पर जो व्यंग है वो बहुत तीखा है। जैसे इतिहास को ही ले लीजिए, जहां दर्जनों विलियम और हेनरी के नाम रटने पड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि हेनरी 7वें की जगह 8वां लिखा और सब नंबर गायब। फिर आता है गणित का अत्याचार, जहां अ ब ज की जगह अ ज ब लिख देने से सारे नंबर कट जाते हैं और कोई ये भी नहीं पूछता कि इससे फर्क क्या पड़ा। और सबसे मजेदार विरोधाभास तो देखिए, समय की पाबंदी जैसे विषय पर, जिसमें संक्षेप में लिखने को कहा गया है, उस पर 4 पन्नों का लंबा चौड़ा निबंध लिखने को कहा जाता है। ये साफ दिखाता है कि हमारा सिस्टम तर्क से ज्यादा औपचारिकता पर जोर देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना ही असली सीखना नहीं है, तो फिर असली सीखना है क्या? अब कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ लेकर जाती है। चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं, जहां टकराव सिर्फ नंबरों का नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के नजरिए का हो जाता है। यह है अनुभव का निर्णायक पाठ। दूसरा इम्तिहान होता है। बड़ा भाई दिन रात मेहनत करने के बावजूद फिर से फेल, और छोटा भाई फिर पास। अब बड़े भाई के पास डांटने का अधिकार लगभग खत्म हो जाता है, और छोटे भाई को मिल जाती है एक आज़ादी, जिसका नतीजा होता है पतंगबाजी का नया शौक। उसे लगने लगता है, अरे मैं तो पास हो ही जाऊंगा। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। छोटा भाई एक कटी हुई पतंग के पीछे बेतहाशा भागा जा रहा है, और अचानक उसका सामना होता है बाजार से लौटते हुए बड़े भाई साहब से। इस बार बड़े भाई का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाते हैं, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनगोए के लिए दौड़ते शर्म नहीं आती। लेकिन इस बार बड़े भाई पढ़ाई या इम्तिहान की बात नहीं करते। वो बात करते हैं अनुभव की, जिम्मेदारी की। वो कहते हैं कि असल समझ किताबें रटने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। ये वो पल है जहां किताबी ज्ञान पर जिंदगी का तजुर्बा भारी पड़ता है। उस जोरदार भाषण के बाद कहानी एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक मोड़ पर आ जाती है। अब हम बड़े भाई के मन की गहराइयों को और छोटे भाई के दिल में आए बदलाव को समझेंगे। बड़े भाई साहब का मन बिल्कुल इस आइसबर्ग की तरह है। पानी के ऊपर हमें क्या दिखता है?
उनका गुस्सा, उनकी सख्ती, उनके उपदेश। लेकिन सतह के नीचे जो छिपा है वो है अपने छोटे भाई के लिए बहुत सारा प्यार, त्याग और जिम्मेदारी का भारी बोझ। वो एक आदर्श भाई होने की कीमत चुका रहे थे। और फिर वो अपने दिल की बात कहते हैं, एक ऐसी बात जो छोटे भाई को अंदर तक हिलाकर रख देती है। वो मानते हैं कि उनका भी मन खेलने कूदने को करता है, लेकिन अगर वो खुद ही रास्ता भटक गए तो छोटे भाई को कैसे संभालेंगे? ये उनका कर्तव्य है, उनका त्याग है। बड़े भाई के ये शब्द सुनकर, उनके अनुभव और त्याग को देखकर छोटे भाई का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। उसे अपनी लघुता का, अपने छोटेपन का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में बड़े भाई के लिए सच्ची श्रद्धा पैदा हो जाती है। और वो कहता है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको ये कहने का पूरा अधिकार है। तो इस अमर कहानी से हम आज के ज़माने में क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके कुछ मुख्य संदेशों को समझते हैं। कहानी का अंत वाकई बहुत खूबसूरत है। बड़े भाई साहब खुद उस कटी हुई पतंग की डोर पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगते हैं, और छोटा भाई उनके पीछे पीछे। अब ये पतंग सिर्फ आज़ादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये प्यार और समझ पर बने एक नए रिश्ते का प्रतीक बन जाती है, और शायद बड़े भाई के अंदर छिपे बच्चे का आज़ाद होना भी। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हम 3 बड़े सबक सीखते हैं। पहला, कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ नंबर लाना नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ और बुद्धि का विकास करना है। दूसरा, हमें बड़ों का सम्मान उनके अनुभव के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ उनकी डिग्री के लिए। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि आदर्श बनने के दबाव में बचपन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल कूद भी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। और ये पूरी बातचीत हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज़ डिग्री और क्वालिफिकेशन से नापी जाती है, वहाँ हम उस समझ और ज्ञान के लिए जगह कैसे बनाएं जो सिर्फ ज़िंदगी जीने और दुनिया देखने से ही मिल सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।